हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इकोनॉमी सर्वे 2023-24 के बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ और न्यू गवर्नमेंट अब बजट और फुल फ्लेजेड बजट और फुल फ्लेजेड कह सकते हैं इकोनॉमी सर्वे के साथ प्रेजेंट हो चुका है। आज के इस सेशन में यह हमारा पहला एपिसोड होगा इकोनॉमी सर्वे का। नेक्स्ट एपिसोड को भी हम डिस्कशन करेंगे। आज हम ब्रीफली देखते हैं कि क्या कुछ स्पेशल रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। तो कुछ हम डाटाज की बात करेंगे, कुछ एनालिसिस की बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली द सर्वे हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर 2023-2024 के लिए। The survey conservatively projects a real GDP growth of 6.5 to 7% with risk evenly balanced। अब बात आता है कि 2024 के लिए क्या बेसिकली रियल जीडीपी अब ये डिटरमाइन किया जा रहा है। सो इंडियाज रियल जीडीपी grew by 8.2% in financial year 24, exceeding 8% mark इन 3 out of 4 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 कि 2024 का जो 4 क्वार्टर होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें एटलीस्ट 3 क्वार्टर होगा, उसमें 8.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। ऑन सप्लाई साइड जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रू बाई 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एट 2011-12 प्राइसेस and the net taxes at constant price grew by 19.1% in financial year 2024। रिटेल इन्फ्लेशन की हम बात करें, so this retail inflation reduced from 6.7% in financial year 2023 to 5.4% in financial year 2024। करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करते हैं, stood at 0.7% of the GDP during financial year 2024, an improvement from deficit of 2% in GDP in financial year 2023। तो बेसिकली क्या है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2024 में वो 0.27% रहा है। वहीं बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 2023 के कंपैरिजन में। 55% ऑफ द टैक्स कलेक्टेड accrued from direct taxes and the remaining 45% from the indirect taxes। मतलब जो भी 100% जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू पैसा जाता है उसे, वो उसमें डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55% है, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 45% रहा। गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू इंश्योर फ्री फूड ग्रेन टू 81.4 करोड़ पीपल and total expenditure allotted to capital spending have progressively enhanced। जो गवर्नमेंट का मेजर एम है कि लगभग 80 करोड़ जो लोगों को अभी दिया जा रहा था, इस इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है कि इसके अकॉर्डिंग, इस सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 81.4 करोड़ लोगों को फ्री जो फूड है जो इंश्योर किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट डिसबर्सल बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स है उनको कितना क्रेडिट डिस्पर्सल कर रहे हैं, दैट स्टूड एट 164.3 लाख करोड़, ग्रोइंग बाय 20.2% एट द एंड ऑफ मार्च 2024। एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स की बात करते हैं, विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ इन क्रेडिट इन फाइनेंशियल 2024। मतलब एग्रीकल्चर और उसके जो एलिड सेक्टर्स है उसमें जो क्रेडिट डिस्पर्सल है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। जो एलिड बेस्ड सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो यह 8.5% रहा है कंपेयर टू 5.2% इन अ ईयर अगो। बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टिल जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिसवर्सल है वह सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, हालांकि एग्रीकल्चर में डबल डिजिट है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, फैसिलिटेड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ 10.9 लाख करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024, approximately 29% of gross fixed capital formation of private and public corporate during financial year 2023। फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, is not just a goal but also an enabler for sustainable economic growth, reduction of inequality and elimination of poverty। And the next big challenge is digital financial inclusion कि गवर्नमेंट ने, चाहे बहुत सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जैसे जनधन योजना की हम बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो चुका,
अब गवर्नमेंट का जो मेजर टारगेट है कि किस तरीके से डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। India poised to emerge as one of the fastest growing insurance market in the coming decades. Indian microfinance sector emerged as the second largest in the world after China. कि इंश्योरेंस मार्केट की बात करते हैं तो इसमें भी इंडिया काफी ग्रो कर रहा है, और माइक्रो फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर में हम बात करेंगे तो वर्ल्ड पे ये सेकेंड रैंक पे है आफ्टर चाइना। प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये अंडर कंट्रोल रहा है। सर्वे हाईलाइट दैट इन्फ्लेशन रेट was stable, reflecting effective monetary policy management. Central government announced a price of cut for LPG, petrol, diesel, and as a result of this, retail fuel inflation जो है वह stay रहा है low in financial year 2024 as compared to financial year 2023 की बात कर रहे हैं। In August 2023, the price of domestic LPG cylinder was reduced by 200 per cylinder across all market in India. Since then LPG inflation has been in deflationary zone and that's why जो retail fuel inflation चूंकि कम रहा है, so overall जो कह सकते हैं inflation जो है वो lower रहा है in financial year 2024 में। core service की बात करते हैं तो so core service inflation eased to a 9-year low in financial year 2024. At the same time जो core good है, जो core good inflation है also declined to a 4-year low. In financial year 2024 core consumer durable inflation जो है, जो ड्यूरेबल गुड्स है उसके इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डिक्लाइन ड्यू टू एन इंप्रूव्ड सप्लाई ऑफ की इनपुट मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज। कि वैसे कोर सेक्टर्स जो ड्यूरेबल मटेरियल से रिलेटेड है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो क्रेडिट डिसबर्सल सिस्टम है उसमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखा गया है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर फेस्ड चैलेंजेस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डिप्लीटेड रिजर्वायर्स, क्रॉप डैमेज विच इंपैक्टेड फार्म आउटपुट एंड फूड प्राइसेस। अब इसके कारण से क्या हुआ, जो यील्डिंग है वो कम हुई, दैट्स वाई फूड इन्फ्लेशन देखा गया। Food inflation stood at 6.6% in financial year 2023, increased to 7.5% in financial year 2024. But government ने बहुत सारे steps लिए। Government took appropriate administrative action including dynamic stock management, open market operation, subsidized provision for essential food items, trade policy measures which helping to mitigate the food inflation. But जो इंक्रीमेंट हुआ इन्फ्लेशन में वह कंट्रोल नहीं हो पाया ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जिसके कारण जो यील्डिंग है वो कम हो गई थी। द सर्वे एम्फेसाइज द नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन टू मैनेज द फूड इन्फ्लेशन। इट मेक्स अ केस फॉर चेंजिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक बाय एक्सक्लूडिंग द फूड इन्फ्लेशन। आफ्टर दैट एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। सो स्टेबिलिटी एंड प्लेनिटी, इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर रिमेन्ड स्ट्रांग। जितना अभी आप ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे कह सकते हैं जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके कारण एक्सटर्नल सेक्टर पे जब से सबसे ज्यादा डर था कि उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बट इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर रहा वो काफी ज्यादा स्टेबल रहा एमडिस्ट ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स अकम्पनीड बाय स्टिकी इन्फ्लेशन। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा था, जिसके कारण जो फूड सप्लाई वगैरह है वो डिसरप्ट हो चुके थे, जो वाइल सप्लाई है वो भी डिसरप्ट हो चुके थे। इसके बावजूद भी इंडिया का एक जो एक्सटर्नल सेक्टर है बहुत हद तक स्टेबल रहा। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स improved by 6 places from 44th in 2018 to 38 in 2023 out of 139 countries. And the moderation in merchandise import and rising services export have improved India's current account deficit, which narrowed 0.7% in financial year 2024. Again, India is gaining market share in global export of goods and services. Its share in global good exports was 1.8% in financial year 2024 against an average of 1.7% during फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 के बीच में। इंडिया के सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ग्रू बाई 4.9% टू $341.1 billion इन फाइनेंशियल ईयर 2024 विथ अ ग्रोथ लार्जली ड्रिवन बाय आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। और इंडिया इज द टॉप रेमिटांस रिसिपिएंट country globally with remittances reaching a milestone of 120 billion in 2023.
3 इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें, हैज बीन सस्टेनेबल ओवर द इयर्स विथ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टैंडिंग एट 8.7%। मतलब टोटल जो जीडीपी रहा है इंडिया का, उसमें जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो 18.7% रहा है। मिड टर्म आउटलुक की बात करते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया, कि मिड टर्म में क्या स्ट्रेटेजी है फॉर द ग्रोथ। की एरिया ऑफ पॉलिसी फोकस इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जॉब एंड स्किल क्रिएशन, टैपिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एड्रेसिंग एमएसएमई बॉटलनेक्स, मैनेजिंग इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन, डीलिंग विथ चाइनीज कॉन्डोडम, deepening the corporate bond market and tackling inequality and improving our young population quality of health। so ये एक ऐसे की एरियाज है कि मिड टर्म में अगर ग्रोथ पाना है, अच्छा ग्रोथ लाना है, तो इन एरियाज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमृतकाल ग्रोथ स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन 6 की एरिया, इस पे भी डिस्कस किया गया कि इस अमृतकाल में जो 6 की एरिया, जो कोर कह सकते हैं एरिया है, जहां पे मेजर फोकस रखा गया है, बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, एग्रीकल्चर एज ए ग्रोथ इंजन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डबल डिजिट में उसमें क्रेडिट डिस्पर्सल हुआ है, फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन, ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्किल रिक्वायरमेंट है और किस टाइप का एजुकेशन मिल रहा है, एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स। ये ऐसे की एरियाज है जो अमृतकाल में फोकस्ड एरियाज है फॉर द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये था आज का हमारा इकोनॉमिक सर्वे पे फर्स्ट सेशन। कल हम दूसरे सेशन के साथ प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।